वेलकम टू लो फॉर्म 15। चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम पढ़ेंगे अरेस्ट ऑफ पर्सन। एक व्यक्ति को कैसे अरेस्ट करा जाता है इंडियन लॉ के मुताबिक, वही जानेंगे आज। पुलिस वाले विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को कब पकड़ सकते हैं, ये हमारा 35 बताता है BNSS का। जब पुलिस वालों को ये लगे कि कोई व्यक्ति घोर अपराध कर रहा है जो कॉन्जनेबल है, सीरियस नेचर क्राइम है, उसमें पुलिस वालों को वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो विदाउट वारंट भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरा कि उनको कोई कंप्लेंट मिली हो, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल सही है कि हाँ आज इस घर में इस व्यक्ति ने चोरी की थी, वो आज यहाँ पे चोरी का सामान यहाँ बेच रहा है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन सस्पेक्ट है, इसमें भी विदाउट वारंट पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा, इफ ऑफेंस पनिशबल अप टू 7 ईयर। सत्येंद्र कुमार अंटिल का केस था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर कोई केस है जो 7 साल तक का है, उसके अंदर 35 दिन का नोटिस दे के छोड़ सकते हो, पर इसमें आप गिरफ्तार कर सकते हो, पर आपके पास रीज़न होना चाहिए। वही हमारा 35 भी बताता है कि पुलिस वालों के पास कुछ ठोस वजह हो उसे अरेस्ट करने की, या उसे अरेस्ट करना ही नेसेसरी हो गया कि वो आगे जाके विटनेस को बदल रहा है, उन्हें डरा रहा है, धमका रहा है, या उनको आगे जो ऑफेंस है उसको रोकने के लिए, या वो आगे जाके इन्वेस्टिगेशन को रोक ना दे, या उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ कर दे, जैसे इन्वेस्टिगेशन बदल जाए, एविडेंस की टैंपरिंग करना। और दूसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, प्रिवेंट थ्रेट टू विटनेस। वही जो विटनेस को थ्रेट ना दे, वो कि वो आगे जाके अपना बयान बदल ले डल से, या आगे उन्हें लगता है कि यहाँ से छोड़ के भाग सकता है, कोर्ट में ना आए। जो भी ये रीज़न होंगे रिकॉर्डेड होंगे राइटिंग के अंदर। ऑफेंस मोर देन 7, जो ऐसे अपराध जो 7 साल से ऊपर है, जिनके अंदर मृत्यु दंड का भी प्रावधान है, तो उसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन में मिलने के बाद पुलिस वाले को आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर सकता है। उन्हें वारंट की ज़रूरत नहीं है कोर्ट से लेने की। ये 35(1)(c बताता है। इसके अंदर जो पनिशबल ऑफेंस है, जिसकी पनिशमेंट 7 साल हो प्लस मृत्युदंड है, उसको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे लगता है कि हाँ ये व्यक्ति है, इसने ये अपराध करा है, तो उसके अंदर पुलिस वाले आपको 35(a) क्लॉज C में आपको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट के लिए। और क्या रीज़न हो सकता है अरेस्ट करने का? क्या आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो, आप एक क्राइम बार बार करते हो, जैसे रॉबरी हो गया, दगादगी हो गया, इसके अंदर आप बार बार इसी नीचे क्राइम करते हो, तो इसके अंदर पुलिस वालों को वारंट की लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकते हैं। 317, पोजेशन ऑफ सस्पेक्ट स्टॉलन प्रॉपर्टी। आपने किसी व्यक्ति ने चोरी करा, उसका चोरी करा हुआ सामान आपके पास मिला है, तो पुलिस आपको तब भी गिरफ्तार कर सकती है। या आप पुलिस के काम में बाधा बन रहे हो तो उसमें भी कर सकती है। चौथा, अगर आप पुलिस कस्टडी से भागे हो तो उसमें भी वारंट की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा उठा सकती है। या आप किसी सस्पेक्ट को बचा रहे हो, पूरी फोर्स लगा रहे हो, तो उसमें भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। कोई ऐसा सस्पेक्ट जो फोर्स की उससे भागा हुआ है, उन्हें ढूंढ रही है फोर्स, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तो ऐसे सस्पेक्ट को भी पुलिस विदाउट वारंट भी गिरफ्तार कर सकती है। एक्सट्राडिशन केस, जैसे कोई दूसरी कंट्री से क्राइम करके आया है वो इंडिया, अगर यहाँ की पुलिस को पता चलता है तो उसमें भी गिरफ्तार कर सकती है। या कोई कैद, सातवां, कोई ऐसा अक्यूज जो क्राइम करके दूसरे स्टेट में भाग गया, तो उसमें भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है विदाउट वारंट के। सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI 2026 का केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो ऑफेंस 7 साल तक के हैं उसके अंदर अरेस्टिंग ज़रूरी नहीं है, तो आप 35 दिन का नोटिस दे के भी उन्हें छोड़ सकते हैं। गिरफ्तार करने के लिए आपको रीज़नेबल राइटिंग अरेस्ट, रीजनल राइटिंग में देना पड़ेगा, आपने अरेस्ट क्यों करा, ये हमारा एग्जेप्शन 35(6) के अंदर दे रखा है। जो हमने आगे पढ़ा था उसके अंदर 35(b) के अंदर कि इन अपराधों में पुलिस कब कब आपको पकड़ सकती है,
जबकि 7 साल तक की सज़ा है उसमें सत्येंद्र कुमार अंटिल का जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जितनी 7 साल की सज़ा है उसके अंदर पुलिस आपको 35 दिन का नोटिस दे के छोड़ सकती है जब उन्हें लगता है अरेस्टिंग ज़रूरी नहीं है। अगर पुलिस वालों ने आपको 35 दिन का नोटिस देने के बाद उसके बाद अरेस्ट करती है तो उसके अंदर 35(6) के अंदर क्लियर एक्सेप्शन लिखा है कि अब भैया आप दोबारा रीज़न लिख के दोगे कि वो आपने 35 दिन के नोटिस देने के बाद आपने दोबारा क्यों अरेस्ट करा, क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए। 35 क्लोज 7 ये कहता है सीनियर सिटीजन क्लेम जो ऑफेंस 7 साल से 3 साल से कम के हैं उसके अरेस्टिंग करनी ज़रूरी नहीं है जिनकी उम्र 60 साल है। अगर अरेस्ट करना ज़रूरी है तो आपको हायर ऑफिसर रैंक जैसे डीएसपी या उससे ऊपर के रैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं प्रोसीजर क्या है अरेस्ट करने का। ड्यूटी ऑफ पुलिस, जब पुलिस अरेस्ट करने जा रही हो तो पुलिस की ड्यूटी क्या है। पहले एक तो उनका नाम क्लियर विजिबल होना चाहिए, उनके नेम टैग होनी चाहिए उनके ड्रेस के ऊपर, और जब अरेस्ट करें पूरा प्रॉपर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनना चाहिए। और जब उसे अरेस्ट कर रहे हो तो उसमें एक लोकल विटनेस या कोई फैमिली विटनेस हो अरेस्टिंग के टाइम। कई बार पुलिस अपने आप को ही गवाह बना लेती है, कहती है कि हमें कोई नहीं मिला। तो उसके अंदर ये 35(6) ये कहता है, सॉरी सेक्शन 36 ये कहता है कि क्लियर याद रखना, अरेस्टिंग के टाइम पे अब जब मेमोरेंडम बनना हो तो अरेस्ट के वक्त एक विटनेस चाहिए होता है, चाहे वो फैमिली का हो चाहे वहाँ पे जिस जगह अरेस्ट करे वहाँ का कोई लोकल व्यक्ति हो, और जिसे अरेस्ट कर रहा है उसका साइन हो। और जब उसे अरेस्ट कर लिया गया हो तो उसका राइट है उसके घर वालों या उसके दोस्तों को बताना पड़ेगा कि भैया हमने आपको व्यक्ति जो आपका फैमिली मेम्बर अरेस्ट कर लिया। सेक्शन 37 डेस्टिनेशन पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि हर एक स्टेट और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंट्रोल रूम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर उस व्यक्ति को पकड़ के लेके आ रहे हैं, उस एफआईआर लिखे जा रहे हैं, उसका नाम जो मेंटेन करेगा, जो उसके पूरे एफआईआर वगैरह लिखेगा, वो एसआई की रैंक के नीचे नहीं होगा। दूसरा, जो बंदा अरेस्ट हुआ है उसकी डिटेल हर पुलिस थाने में और प्लस हेडक्वार्टर में डिस्प्ले करी जाएगी। डेस्टिनेट पुलिस ऑफिसर का मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति को पकड़ के ले आया जाता है एक स्टेट के अंदर और डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंट्रोल रूम होगा। दूसरा, जो उस व्यक्ति को पकड़ के लाए हैं उसका नाम डिटेल जो भी एफआईआर है उसका मेंटेन करेगा, वो एसआई का करेगा, उसके नीचे का नहीं करेगा। और प्लस जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है वो हर थाने में सर्कुलेट होगी। अब जानते हैं सेक्शन 38 राइट टू मीट एडवोकेट ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। सेक्शन 38 ये कहता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो इंटेरोगेशन में अपने पसंदीदा या किसी भी एडवोकेट से मिल सकता है ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। ये कि नहीं पूरी इंटेरोगेशन चल रही है कि आपके साथ पूरे टाइम रहेगा, नहीं, आप बीच में आप कभी भी इंटेरोगेशन के बीच में अपने एडवोकेट से कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपका आर्टिकल 22 क्लोज 1 का अधिकार है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है। प्लस ये आपको बीएनएसएस के अंदर भी दे रखा है 38 के अंदर। प्लस आपका आर्टिकल 22 क्लोज 1 ये कहता है कि जब पुलिस कस्टडी में और इंटेरोगेशन चल रही है तो इंटेरोगेशन की स्टार्टिंग में और बीच में भी आप मिल सकते हो। ये कि नहीं कि आप अपने एडवोकेट को पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नहीं। सेक्शन 39 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करा जा सकता है अगर वो अपना नाम और एड्रेस गलत बताए या बताने से मना कर दे। इफ पर्सन कमिट ए नॉन कॉन्ज्यूमर ऑफेंस, चाहे उसने नॉन कॉन्ज्यूमर ऑफेंस ही क्यों ना करा हो, अगर वो अपना नाम पता सही नहीं बताता है, अगर पुलिस चाहे तो उसे अरेस्ट कर सकती है। और जब उसे छोड़ा जाएगा तो बेल बॉन्ड के थ्रू ही छोड़ा जाएगा कोर्ट से। अब आता है सेक्शन 40 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। अभी तो सुना था कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। सेक्शन 40 और 41 ये कहता है कि एक प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है और एक मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है।
अगर प्राइवेट पर्सन के सामने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस या सीरियस नेचर का क्राइम हो रहा है उसके सामने, तो वो उस व्यक्ति को पकड़ सकता है। जिस व्यक्ति को पकड़ा है उसे 6 घंटे के अंदर अंदर उसे पुलिस के हवाले करना पड़ेगा उसे। जैसे चोरी हो रही है कि आप वेट करो कि पुलिस आएगी तो पकड़ेगी, नहीं। आपके सामने कोई सीरियस नेचर का क्राइम हो रहा है तो प्राइवेट पर्सन का अधिकार है, सेक्शन 40 कहता है BNSS का, कि आप पकड़ सकते हो उसे, पर आपको 6 घंटे के अंदर अंदर या उससे पहले आपको उसे पुलिस वाले के हवाले करना पड़ेगा। फिर आता है हमारा सेक्शन 41, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। यह मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में कोई ऐसा ऑफेंस हो जो सीरियस नेचर हो और नॉन बेलेबल हो, कॉन्जेबल हो, उसमें भी अरेस्ट हो सकता है। या ऐसा क्राइम हुआ जो उसके जुडिक्शन के अंदर है, तो उसके अंदर भी मजिस्ट्रेट अरेस्टिंग का ऑर्डर दे सकता है। जैसे कि एक जुडिक्शन, मान लो कोई भी लोकल एरिया ले लो, जैसे यहाँ पे ले लो साहिबाबाद का जो मजिस्ट्रेट है उसके जुडिक्शन के अंदर क्राइम हुआ है, जो उसके अंदर FIR नहीं हुई, उसके कानों के अंदर ये बात आती है कि जुडिक्शन के अंदर ऐसा क्राइम हुआ है, उसके अंदर आता है, तो उसके अंदर वो ऑर्डर पास कर सकता है अरेस्टिंग का, या उसके प्रेजेंस में वो क्राइम हुआ हो तो भी वो अरेस्टिंग का ऑर्डर दे सकता है। अब चलते हैं सेक्शन 42, प्रोटेक्शन ऑफ आर्म फोर्सेस। ये कहता है कि कि जो आर्म फोर्सेस है उन्हें अरेस्ट से प्रोटेक्शन है। कैसे? नो अरेस्ट ऑफ आर्म फोर्सेस मेंबर फॉर ऑफिशियल ड्यूटी एक्ट। ये कहता है कि जब आर्म फोर्सेस अपनी ड्यूटी पर रह के कोई काम करते हैं, अगर कुछ हो भी जाता है तो उन्हें अरेस्ट नहीं करा जा सकता। कब तक नहीं करा जा सकता? जब तक उन्हें कंसेंट ना मिल जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की। और प्लस जैसे कि वो स्टेट में भी रह के कोई ऑपरेशन करते हैं किसी चीज़ को बचाने के लिए, अगर कुछ हो भी जाता है तो उसके स्टेट गवर्नमेंट, प्लस में स्टेट गवर्नमेंट की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट से भी इन्हें ऐसी प्रोटेक्शन मिली, प्लस सेंट्रल से, प्लस स्टेट से। अगर ड्यूटी रहते हुए कोई आर्म फोर्स का व्यक्ति से कुछ ऐसा काम हो जाता है जो कॉन्सेबल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसके अंदर पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं कर सकते। सेक्शन 42, उसके लिए उसे कंसेंट चाहिए है सेंट्रल से, गवर्नमेंट से, और जिस राज्य में हुआ है उस स्टेट की गवर्नमेंट से। ये प्रोटेक्शन मिली हुई है। पहले हमने जाना था 36 के अंदर प्रोसीजर क्या है अरेस्ट का। उसके अंदर 36 के अंदर रहता पुलिस वाले कि टैग, उसका आइडेंटिटी वो होना चाहिए, उसका नंबर प्लेट शो होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, अरेस्ट मेमो होगा, जो अरेस्ट मेमो बनेगा उसके अंदर कोई विटनेस चाहिए जहाँ पे अरेस्ट कर रहा हो, या उसके घर पे कर रहा हो तो उसका फैमिली मेम्बर के साइन होंगे, और प्लस जिस अरेस्ट बंदे को अरेस्ट कर रहे हैं उसके साइन। अब जानते हैं उस अरेस्ट को करते कैसे है। सेक्शन 43 क्लोज ये 1 कहता है फिजिकल टच एंड कन्फाइनमेंट। अब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हो तो वो आपकी पकड़ में होना चाहिए, आपकी कंफाइनमेंट में होना चाहिए, आपके कब्जे में। पर ये वुमेन के अंदर वो दे रखी है, सहूलियत दे रखी है कि उन्हें जब तक गिरफ्तार नहीं करा जा सकता जब तक कोई फीमेल ऑफिसर ना हो। अगर कोई फीमेल ऑफिसर नहीं है, कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हैं, उन्हें गिरफ्तार पकड़ने के लिए कोई नहीं, तो ऐसे में पुलिस वाला पकड़ सकता है, उन्हें गिरफ्तार कर सकता है। अगर सीरियस नेचर के क्राइम है, बहुत हीनियस है, कि इसमें वेट नहीं करा जा सकता फीमेल ऑफिसर का। जैसे एक महिला है, किसी को चाकू लेकर मारने को, ये नहीं कि हम पहले वेट करेंगे पुलिस ऑफिसर तब, ये नहीं, उसमें आप रोक सकते हो। 43 क्लोज टू रीजनेबल फोर्स अलाउड इफ रेजिस्टेंस। इसका तरीका, गिरफ्तारी के वक्त कोई बंदा भाग ना जाए, उसे पकड़ने के लिए आप उतना ही फोर्स लगाओगे जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। 43 क्लोज 3 ये कहता है हैंड कफिंग किस किस में अलाउड है। इसके अंदर है हैबिचुअल ऑफेंडर, जो एक ऑफेंस बार बार कर रहा है, टेररिज्म जो टेररिस्ट है, मर्डर, रेप जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, सिंडिकेट, ड्रग माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, इनके अंदर हैंड कफिंग अलाउड है पुलिस वालों को। 1980 का केस था प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का।
ये जजमेंट ये कहता था कि हैंड कफिंग उसमें ही ज़रूरत है जिसके अंदर आपको लगे प्रिजनर भाग सकता है कस्टडी से, या कोशिश कर सकता है वहाँ से निकलने की। प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस था ये। जो हमारा नया सेक्शन नया लॉ है उसके अंदर एक 43 क्लोज 3 के अंदर कह रखा, डायरेक्ट कह रखा भैया इन इन चीज़ों में आप डायरेक्ट हैंडकफ लगा सकते हो। इससे आने से पहले प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये कहा था कि भैया आप किसी को हैंडकफ कर रहे हो ना, पहले आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं इसे हैंडकफ करके लाऊं कोर्ट के अंदर। ये कहता था, ये जजमेंट ये कहता है कि आप जब तक नहीं हैंडकफ कर सकते, जब तक आपको ये ना लगे कि इसे हैंडकफ करने की ज़रूरत है या भाग सकता है या दूसरों के लिए खतरा है, तब, वरना इसके अलावा आप हैंडकफ नहीं कर सकते। 43 क्लोज के अंदर डायरेक्ट बता दिया भाई ये सरकमस्टांसेस है तो आप हैंडकफ करके ला सकते हो। 43 क्लोज 4, नो कॉजिंग डेथ अनलेस पनिशबल विद द डेथ लाइफ। ये कहता है कि पुलिस वाले गोली, नो कॉजिंग डेथ मतलब जब तक आप डेथ कॉज नहीं कर सकते जिसका ऑफेंस पनिशबल जिसकी पनिशमेंट डेथ हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो। ये हमारा सेक्शन 43 क्लॉज 4 कहता है। नो अरेस्ट ऑफ वुमेन आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, किसी भी महिला का गिरफ्तार सूरज उगने से पहले और सूरज उगने के डूबने के बाद नहीं हो सकता। ये नहीं है कि हो ही नहीं सकता, ऐसे कोई सरकमस्टांसेस हो जिसमें गिरफ्तारी करनी ही ज़रूरी है तो उसमें गिरफ्तारी हो सकती है, प्लस मजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ। सेक्शन 44, सर्च ऑफ पुलिस वेयर अक्यूज इज हाइडिंग। सेक्शन 44 ये पुलिस को अधिकार देता है कि पुलिस को लगता है कि जो अक्यूज्ड है वो कहीं छुपा हुआ है किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी के घर में, तो पुलिस वालों को सर्च वारंट की इसमें ज़रूरत नहीं है उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए। पुलिस चाहे तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकती है कि आपकी परमिशन ले सकती है। सेक्शन 44 क्लोज 1 के अंदर एंटर विद परमिशन, हैव टू ऑथराइज टू अरेस्ट विद और विदाउट वारंट, चाहे उनके पास वारंट हो या ना हो। जब उस व्यक्ति को क्राइम, सीरियस नेचर का क्राइम है, उसमें वारंट है या नहीं उसमें ज़रूरत नहीं है। वो आपसे पहले पूछेगी कि इसके अंदर उसको लगेगा कि हाँ इस घर में वो छुपा हुआ है, उसको लगता है तो वो पुलिस घर के अंदर आएगी, उन्हें ढूंढेगी। ये नहीं कह सकते कि आपके पास सर्च वारंट है या नहीं है, पर वो आपके घर की तलाशी नहीं ले सकते, पर उस इंसान को ढूंढ लेगी। 44 क्लोज 2, इफ़ एंटर इज़ रिफ्यूज्ड, अगर आप पुलिस वालों को मना कर देते हो तो वो फोर्सफुली भी आके देख सकती है, चाहे वो आपके घर का गेट तोड़ के आए या किसी भी तरीके से आए। जब उन्हें लगता है कि आपने रिफ्यूज़ कर दिया है कि भैया हम नहीं आने दे रहे, आप बोलोगे वारंट लाओ वो लाओ, पुलिस वालों को इतना उन्हें लगता है कि इसी घर में है, इतना टाइम लग जाएगा, तो हमारे नए लॉ उसके अंदर 42 ये कहता है कि पुलिस को डायरेक्ट जा सकती है उसे पकड़ने के लिए, चाहे उन्हें घर का गेट तोड़ के आना पड़े खिड़की से या कैसे भी, उन्हें जब लगता है कि इस घर में छुपा हुआ है। तो स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन, जब महिला घर के अंदर है तो पुलिस वाले पहले ये बोलेंगे कि आप सब बाहर आ जाओ, उन्हें टाइम दिया जाएगा, फिर वो घर के अंदर देखेंगे वो है एक्यूज या नहीं है, उन्हें बाहर आने का टाइम दिया जाएगा। 44 क्लोज 3, अगर कोई व्यक्ति पुलिस वाला किसी को ढूंढते ढूंढते आपके घर में आए, उसे लगता शक है और आप उसे लॉक्ड कर देते हो, तो वो किसी भी तरीके से अपने आप को बाहर निकालेगा, चाहे उसे घर का गेट तोड़ना पड़े या विंडो तोड़ के आना पड़े, पर उसके अंदर राइट है उसका 44(3) के अंदर। 45 परसूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुडिक्शन, अगर कोई व्यक्ति अपराध करके दूसरे स्टेट में भाग जाए तो कोई बाउंड्री नहीं है, पुलिस ऑल इंडिया किसी भी स्टेट में जाके उसे पकड़ सकती है। 46 ये कहता है
46 ये कहता है कि आप उतना ही फोर्स लगाओगे जितना आपको उसको रोकने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। ये हमारा 43 के अंदर भी बताया गया था। 43 क्लोज टू रीजनेबल फोर्स अलाउड इफ रेजिस्टेंस, अगर वो भगने गिरफ्तार होने में दिक्कत कर रहा है तो उतना ही फोर्स लगाओगे जितने गिरफ्तार करने की ज़रूरत है। 43 क्लोज टू ये बात करता है। सेम चीज़ 46 सेक्शन हमारा ये बात करता है। 47 ये कहता है पर्सन अरेस्ट टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, किसी भी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार करा है किसी भी मुकदमे में, विहार कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके अंदर क्लियर कर रखा है कि आप किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करते हो तो उसके तुरंत ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना ज़रूरी है कि हमने आपको किस अपराध में और क्यों अरेस्ट करा है। अगर कोई बेलेबल ऑफेंस करा है तो उस अक्यूज्ड को बताया जाएगा कि भैया ये आपका बेलेबल ऑफेंस है, आप इसमें बेल ले सकते हो, बेल लेने के बाद बेल बॉन्ड भर के आप जेल से बाहर आ सकते हो। 47 ये कहता है, इस विहान कुमार स्टेट ऑफ हरियाणा में ये कहा गया था, ये नहीं है कि आपने उसके फैमिली मेम्बर को बता दिया है तो सेक्शन 47 पूरा हो गया है। इस केस के अंदर डायरेक्ट बोला था भैया घर वालों को बताने के बाद भी आपको अक्यूज को बताना पड़ेगा कि आपको किस अपराध के अंदर पकड़ा गया है और क्यों आपको जेल भेजा जा रहा है। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो आपके बेल के राइट के बारे में बताएंगे और बोलेंगे श्योरिटी भरो और जेल से आप बाहर यहाँ हो सकते हो। 48 ये कहता है कि अक्यूज का राइट है, अरेस्ट होने के बाद भी हमारा लॉ अक्यूज को हर एक व्यक्ति को अधिकार देता है। ये कहता है कि जिस व्यक्ति को आपने पकड़ा है उसके घर वाले उसके फैमिली मेम्बर को आपको बताना पड़ेगा कि हमने आपका ये व्यक्ति आपका मित्र है, हमने इसे गिरफ्तार कर लिया इस जगह से इस अपराध में और स्टेशन से पकड़ा गया है। पुलिस को जिस व्यक्ति को बताया है उसे अपनी डायरी में एंट्री करनी पड़ेगी कि हाँ मेरे इस घर के फैमिली मेम्बर को बताया था कि मैंने आपका एक व्यक्ति गिरफ्तार करा है इस थाने से इस अपराध के अंदर। सेक्शन 49 सर्च ऑफ अरेस्ट पर्सन, जिस व्यक्ति को अरेस्ट करा गया है उसको पुलिस सर्च करती है, उससे सब कुछ ले लेती है बस कपड़ों के अलावा, और जो उससे लिया गया है सेक्शन 49 उसके अंदर ये बताता है कि उसे रिसिप्ट दी जाती है जो जो चीज़ें उससे ली गई है, चाहे उसके जेब में से कुछ भी मिला हो, चाहे पर्स में जितने पैसे हो, आइडेंटिटी कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, गले में चैन हो, अंगूठी, वो सब चीज़ की रिसिप्ट दी जाती है कि हमने इससे ये गिरफ्तारी के बाद ये लिया था। जब रिलीज़ हो जाता है बेल से बाहर आ जाता है तो स्टेशन से जाके अपनी चीज़ें ले सकता है। सेक्शन 50 जो आर्म्स मिलते हैं, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, किसी व्यक्ति के पास से ऑफेंसिव वेपन मिलते हैं जिसके उसके पास लाइसेंस नहीं है तो सेक्शन 50 के अंदर उस चीज़ को सीज करा जा सकता है। सेक्शन 51 मेडिकल एग्जामिनेशन एट पुलिस रिक्वेस्ट, किसी व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन पुलिस के कहने पर, जब पुलिस को लगता है कि ये अपराध मेडिकल एग्जामिनेशन से प्रूफ हो जाएगा प्लस ये मदद करेगा कि अक्यूज्ड की लायबिलिटी को और दिखाने के लिए कि भैया ये अपराध इसने ही करा था। हु कंडक्ट, ये मेडिकल एग्जाम कौन कर सकता है और कौन करवा सकता है। ये मेडिकल एग्जामिनेशन वही करेगा जो सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, और एक ये कौन करवा सकता है, एक एसआई करवा सकता है, उससे ऊपर के रैंक का कोई भी ऑफिसर करवा सकता है। फीमेल अक्यूज्ड एग्जामिनेशन मस्ट बी डन बाय द अंडर सुपरविजन ऑफ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल एग्जाम प्रैक्टिशनर, वही कर सकती है जो रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो। सेक्शन 52 इसके अंदर ये कहता है कि जो उसके अंदर रिपोर्ट आएगी वो विदाउट डिले उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दी जाएगी। सेक्शन 52 मेडिकल एग्जाम इन रेप केस, मैंडेटरी इफ एविडेंस एक्सपेक्टेड, और जो ये मेडिकल एग्जामिनेशन होगा रेप केस के अंदर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करेगा। जो उसके अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन इन रेप में ये आता है कि जो भी विक्टिम है और जो जिसने करा है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और
रजिस्टर मेडिकल प्रोटेक्शन रजिस्टर डॉक्टर के थ्रू होता है। उस रिपोर्ट के अंदर क्या आता है, इंजरी मार्क्स बताई जाती है, डीएनए बताया जाता किस टाइम हुआ था, वो कब हुआ था, और रीज़न ऑफ कंक्लूजन उसमें से मेडिकल रीज़न में क्या आता है कि फोर्स था, विदाउट फोर्स था, इंजरी कितनी थी, ये हमारे सेक्शन 52 बताता है। सेक्शन 53 एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्ट पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसको मेडिकल के लिए लेके जाया जाता है। उसके अंदर उसका मेडिकल चेक होता है, मेडिकल चेकअप, हेल्थ चेकअप होता है अरेस्टिंग के टाइम। और ये सेक्शन 53 ये भी बताता है कि जब अरेस्ट करा गया था तो उसमें कोई चोट थी तो उसे भी रिकॉर्ड करा जाता है, एक कॉपी अक्यूज्ड को भी दी जाती है। सेक्शन 53 का मकसद ये है, ये कह लो, ये जो अरेस्टिंग के टाइम पे पुलिस वाले मारते हैं उससे पहले कस्टडी में ये सेक्शन 53 पुलिस वाले एक्यूज का मेडिकल करवाते हैं। जब मेडिकल करवाते हैं अगर उसके अंदर कोई इंजरी आती है, किस टाइम आई थी, वो सब चीज़ें रिकॉर्ड करी जाती है, वो कॉपी अक्यूज को भी दी जाती है, चाहे अक्यूज वो आगे कहीं पे भी लगाए। सेक्शन 54 आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ये कहता है कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसके आइडेंटिफाई को किसी विटनेस ने देखा कि हाँ इस व्यक्ति ने ए ने ही बी को गोली मारी है, सी ने देखा है, तो आइडेंटिफिकेशन